तो दोस्तों आज हम चलिए बात करने वाले काफ़ी सारे अमेजिंग टॉपिक्स के बारे में जो टेक की दुनिया में इस हफ्ते हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें आपको देखने को मिली और काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल लॉन्चेस भी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं गैलेक्सी नोट 20 सीरीज़ की। यार नोट 20 सीरीज़ काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। इंडिया में इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन नोट 20 अल्ट्रा सीरियसली काफ़ी एक अच्छा अपग्रेड है एज़ कम्पेयर टू बैटरी और चार्जिंग को अगर छोड़ दे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि नोट 20 के अंदर आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है, लेकिन जिन लोगों ने अभी इसको इन हैंड फील लिया ना तो बोला है कि एग्जैक्टली आपको वैसा ही जो मेट फिनिश ग्लास का जो टेक्सचर होता है ना वैसे ही देखने को मिलता है। तो कुल मिला के बात यह है कि गैलेक्सी नोट 20 एक अच्छा फ़ोन होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे कुछ कॉस्ट कटिंग करी गई है और डायरेक्टली नोट 20 अल्ट्रा दे दिया गया है। यहाँ पे आपको बीच में नोट 20 प्लस देखने को नहीं मिल रहा। यार ये बात हो जाती है। इसके साथ ही नोट 20 अल्ट्रा है ना, ये इंडिया में आने वाला इनका मतलब पहला 5G फ़ोन होगा ऑफिशियली एक्सोस 990 चिपसेट के साथ। अब आपको से जो कहना है वो कह सकते हैं, क्योंकि ये सैमसंग है यार, ये ऐसी ही करती रहती है चीज़ें। यानी कि एक्सोस वाले चिपसेट को यहाँ पे ज़्यादा प्रमोट कर रही है और एक्सोस और स्नैपड्रैगन के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो चुका है। लेकिन इंडियन प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो नोट 20 अल्ट्रा एक अच्छा फ़ोन तो है, लेकिन प्राइसिंग उसकी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। 1,05,000 रुपीज़ किसी सैमसंग के फ़ोन के लिए देना, अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस कैटेगरी के अंदर हो। अगर आप ज़्यादा पैसा देना चाहते हो तो ऑब्वियसली सैमसंग को दे सकते हो, या फिर आईफोन जो है ना वो भी काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकता है। यानी कि आईफोन प्रो और प्रो मैक्स वो भी काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकते हैं यहाँ पे। खैर ये बात हो जाती है गैलेक्सी नोट 20 के बारे में। ओवरऑल शॉर्ट में बताऊं तो काफ़ी अच्छे ओवरऑल बैलेंस्ड फ्लैगशिप फ़ोन को उन्होंने डिज़ाइन किया है। कोई भारी इनोवेशन नहीं किया, जो बेसिक्स होते हैं उन्हें करेक्ट किया है। हाँ बस प्राइसिंग होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, क्योंकि एक्सनोस 990 चिपसेट 1 लाख रुपए के लिए ऊपर खर्च करना, खैर ये बात हो जाती है। लेकिन अच्छी बात है कि इसके लॉन्च होने के बाद गैलेक्सी S20 सीरीज़ के अंदर प्राइस में ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सैमसंग का ही फ़ोन लेना है तो S20 सीरीज़ भी काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकती है। और इसी के साथ ही एक और बात पता चली है, जो वन प्लस है ना वो अपने मोबाइल फ़ोन के यूज़र्स को 90 FPS का मोड दे रही है। यानी कि अभी वन प्लस 7 प्रो हो गया, 70 प्रो हो गया, 8 हो गया, 8 प्रो हो गया, इन सब फोन्स के अंदर आपको पबजी के अंदर 90 FPS का मोड देखने को मिलेगा 6 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक। यानी कि 30 दिन के लिए एक्सक्लूसिव है, उसके बाद ये सभी फोन्स में आने वाला है। लेकिन खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब क्या होगा कि मैं आपको बता देता हूँ कि हर फ़ोन जो कि 90 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ सपोर्ट करता है डिस्प्ले, उसमें 90 FPS जो पबजी है ना उसका ऑप्शन नहीं आएगा। ये चीज़ डिपेंड करती है जो चिपसेट होता है उसके अंदर। अभी ये केवल 800 सीरीज़ के जो चिपसेट है, जो कि है स्नैपड्रैगन 855 प्लस, स्नैपड्रैगन 865 और अभी रिसेंटली 865 प्लस, तो अभी इन्हीं में ये चीज़ चलेगी। मेरे को लगता है नहीं कि 700 सीरीज 730G 765G जैसे चिपसेट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज़ है ना मोबाइल के चिपसेट और स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट होता है ना उस पर डिपेंड करती है। तो 90 FPS का मोड आ रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन एग्जैक्टली कितने फोन्स तक आता है वो काफ़ी नोटिस करने वाली बात होगी। मेरे को लगता है कि 90 FPS अगर यूज़ करना है, फिर किसी को पबजी खेलना ही खेलना है, तो यहाँ पे जो Realme का X3 होता है वो फिर एक काफ़ी अच्छी चॉइस बन सकता है, क्योंकि उसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और 90 FPS पे गेमिंग कर सकते हो, तो वहाँ पे एक एडवांटेज देखने को मिल सकता है। खैर ये बात हो जाती है, लेकिन ठीक है, देखते हैं आगे कहानी क्या रहती है। 90 FPS का मोड आ रहा है, एक अच्छी चीज़ है, आगे देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ ही बात करें तो जो MediaTek है ना वो भी अपने नए 5G मॉडेम पे काम कर रही है, जो कि इंटेल पावर्ड आपको लैपटॉप्स के साथ देखने को मिलेंगे। जी हाँ, यानी कि जो इंटेल पावर्ड लैपटॉप्स होंगे आने वाले 2021 या फिर बात करें 2022 में, उनके अंदर 5G की कैपेबिलिटी आने वाली है। MediaTek का चिपसेट यूज़ किया जाएगा, यानी कि डायरेक्टली MediaTek के मोडेम्स का यूज़ किया जाएगा, उसके एंटीनास वगैरह यूज़ होंगे। और उसके बाद वो जो लैपटॉप्स होंगे ना उनके अंदर आप डायरेक्टली सिम कार्ड लगा के ना डायरेक्टली काम कर सकते हो। यार ये बात हो जाती है। और लैपटॉप्स के बारे में बात कर रहे थे तो कल फिलहाल देखा जाए तो एक काफ़ी कमाल का लैपटॉप रिलीज़ किया Asus ने, Asus का ROG Zephyrus C14 लैपटॉप। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, 80,000 रुपीज़ से इनकी कीमत स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको काफ़ी कमाल की टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है। जैसे Ryzen सीरीज़ का प्रोसेसर देखने को मिलता है, हेक्सा कोर पे देखने को मिल रहा है, ऑक्टा कोर चिपसेट देखने को मिल रहा है, 12nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और जो बेस वर्जन है ना उसकी कीमत है 80,000 रुपीज़। तो यार ये बात हो जाती है। तो देखा तो किसी को अगर थिन लाइट एक अच्छा पोर्टेबल गेमिंग लैपटॉप चाहिए ना उसके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकता है ये। और इसी की बात ही बात करें तो गूगल ने अपना Pixel 4a को अनाउंस कर दिया है। Pixel 4a जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो जो फ़ोन है वो इंडिया के लिए बनाया नहीं गया, वो बनाया गया यूएस ऑडियंस को लिए, क्योंकि यूएसए में क्या रहता है तो कॉम्पिटिशन नहीं रहता। इंडियन मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया जो वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट, अगर इंडिया में कोई भी चीज़ इधर उधर प्लेस कर दी, मतलब प्राइस उसका थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, तो डिपेंड कर जाता है कि लोग उस चीज़ को लेंगे या नहीं लेंगे। पिक्सल सीरीज़ के साथ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इवन ये भी खबर आ चुकी है Pixel 4 और 4 XL डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, मतलब साल भर हुआ उन्हें है नहीं, और उनकी जो सेल्स थी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली। और उसके कंपैरिजन में जो Pixel 3a है वो ज़्यादा बिका।
यार ये बात हो जाती है, यानी कि गूगल पिक्सल एक अच्छा फ़ोन बनाती है, इंडिया तक आते आते उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। इंडिया को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो यूएस मार्केट को फोकस करते हैं। यूएस में भी जो उनकी जो फ्लैगशिप लाइनअप है ना, वो इतने अच्छे तरीके से नहीं चलती। वहाँ पर भी उनका जो पिक्सल 3 है वो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फ़ोन रहा एज़ कम्पेयर टू पिक्सल 4 और 4 XL, इसलिए पिक्सल 4a को लेके आ गए। और इंडिया में जो है ना वो थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब ऐसा समझ के रखिए कि इंडिया जो सबसे पावरफुल और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन मार्केट है दुनिया का, उसको वो नेगलेक्ट कर रहे हैं। और स्पेशली जो फ़ोन की जो डिज़ाइनिंग और जो प्राइसिंग सब कुछ कर रहे हैं ना, वो यूएस के लिए कर रहे हैं। बस इंडिया के लिए तो बीच बीच में ले आते हैं। वैसे एक और बात बता देना चाहूँगा कि ऑलरेडी पिक्सल 5 का जो 5G मॉडल होता है ना, वो भी कन्फर्म है कि वो इंडिया में नहीं आएगा। ये बात खुद गूगल के ऑफिशियल इंडिया ब्लॉग में कन्फर्म करके बता दिया है। पिक्सल 5 और पिक्सल 4a का 5G वर्जन, ये दोनों फ़ोन भी इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ पिक्सल 4a आएगा, वो भी अक्टूबर में आएगा। देखा जाए तो अब इंडिया की ऑलरेडी चलो कीमत भी इसकी एक्सपेक्टेड लग रही 35,000 रुपीज़। अब वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो पिक्सल 4 है ना, वो इंडिया में बनेगा नहीं। मतलब कि इंडिया में उसकी असेंबलिंग नहीं होगी, वो बाहर से असेंबल होकर आएगा, फिर उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, उसके बाद GST लगेगा, और उसके बाद उसकी कीमत लग रहा है कि 35,000 तक ईजिली रीच कर सकती है। क्योंकि $349 यूएसए का प्राइस, और यूएसए में $349 विदाउट टैक्स होता है, क्योंकि उसमें टैक्स भी लगना है। तो ऑब्वियसली इस हिसाब से देखा तो इंडिया की कीमत बहुत ज़्यादा होने वाली है, जो फ़ोन जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि फ़ोन के पास सिर्फ 2 ही अच्छे फीचर्स है, वो है उसका सॉफ्टवेयर, वो है उसका कैमरा। अगर सॉफ्टवेयर कैमरा के दम पे ये फ़ोन अगर इतना बिक सकता, तो मेरे को लगता नहीं है कि पुराने वाले पिक्सल भी बिक रहे होते अभी के समय में। खैर ये बात अलग हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली फोटोग्राफी के लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कैमरा अगर किसी को चाहिए तो वो पिक्सल के ऊपर ही जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि एग्जैक्टली पिक्सल 4a के ऊपर मूव करना पसंद करेंगे। वैसे पिक्सल 3a को भी ज़्यादातर लोगों ने खरीदना पसंद नहीं किया था। यार ये बात हो जाती है। और इसी के साथ ही बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट से पता चला कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो अभी टिकटॉक के लिए काम कर रही है। यानी कि टिकटॉक का जो पूरा ग्लोबल बिजनेस है, इंक्लूडिंग इंडिया और यूरोप, वो पूरा खरीदने की प्लानिंग कर रही है। क्योंकि जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि कोई अमेरिकन कंपनी अगर टिकटॉक को ओन कर ले और टिकटॉक के सारे राइट्स ले ले, उसके बाद उस चीज़ को अलाउ किया जा सकता है। और इस चीज़ का फर्क पड़ा है कि माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इवन एक लीक रिपोर्ट से भी पता चला था कि एप्पल है ना, वो भी इंटरेस्टेड है, लेकिन एप्पल ने पब्लिकली से डिनाई कर दिया। हो सकता है जो एप्पल है वो अभी इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी इंटरेस्टेड है, बाकी सारी टेक कंपनीज भी इंटरेस्टेड है, इंक्लूडिंग गूगल भी इसमें इंटरेस्ट हो सकती है। क्योंकि देखा जाए तो यूएसए में जो मोनोपोली है ना सोशल मीडिया की, वो अभी फेसबुक के पास है। तो मेरे को लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इस चीज़ को अपने अंडर ले सकती है। अगर इस टाइप की चीज़ें अगर होती हैं और टिकटॉक अगर बिक जाता है माइक्रोसॉफ्ट को, फिर वो अमेरिकन प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर वो चाइनीज़ रहेगा नहीं, और उसके बाद हो सकता है दोबारा से वो चीज़ अनबैन हो जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यार काफ़ी हद तक हमें रिपोर्ट सुनने में मिल रही हैं, क्योंकि ग्लोबल बिजनेस है ना आज के समय बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। और इसी के साथ ही आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि गूगल पिक्सल के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी के समय में जो गूगल पिक्सल 4a के बारे में बात कर रहे, तो 5a के ऊपर भी काम चल रहा है, पिक्सल 6 के ऊपर भी काम चल रहा है, और एक फोल्डेबल पिक्सल फ़ोन के ऊपर भी काम चल रहा है, जो कि आपको अगले साल देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। मतलब अभी हम कहते थे ना कि फोल्डेबल फ़ोन्स अभी आए हैं, इवन गैलेक्सी का फोल्ड 2 यानी कि Z Fold 2 अभी उन्होंने निकाला, लेकिन वो फ़ोन भी तो यार अभी लॉन्च हुआ है। तो आप समझ सकते हो यार आपको क्या चीज़ देखने को मिलने वाली है। मतलब कि जो गूगल पिक्सल का जो फोल्डेबल वर्जन है, हो सकता है मिक्स्ड हो, कोई क्रोम बुक या जो पिक्सल बुक होता है उसको पिक्सल फ़ोन के साथ कुछ हाइब्रिड करके कुछ निकाल दे। यार इस टाइप की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन गूगल पिक्सल लाइन में अलग अलग चीज़ें डेवलप कर रही है। ऑब्वियसली गूगल की बैकिंग है, भले मार्केट में वो अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन आपको आने वाले समय अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। और ऑब्वियसली यार गूगल के पास कोई ना कोई डिवाइस तो होना ही चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी शोकेस करने के लिए। और अगर वो एक फोल्डेबल पिक्सल बना रहे तो एंड्रॉयड को फोल्डेबल फोन्स के लिए भी ऑप्टिमाइज करेंगे। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आने वाले समय में आपको गूगल पिक्सल लाइनअप के अंदर फोल्डेबल फोन भी देखने को मिलेगा। और जब एंड्रॉयड फोल्डेबल फोन के लिए ऑप्टिमाइज होगा ना, तो दूसरी कंपनीज की तरफ से आपको और ज़्यादा अच्छे फोल्डेबल फोन्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए मोटरोला की तरफ से आता है, हुआवे की तरफ से आता है, सैमसंग की तरफ से आता है, बस आपको किसी दूसरी बड़ी कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिलता जो कि मास प्रोडक्शन के अंदर गया हो और मार्केट में बिक रहा हो। अभी हम वेट कर रहे हैं कोई बड़ी कंपनी, मतलब मल्टीपल कंपनीज अपने फ़ोन्स धीरे धीरे फोल्डेबल टेक्नोलॉजी के साथ निकाले, फिर बात करेंगे एप्पल की। एक बार अगर एप्पल आ जाती फोल्डेबल टेक्नोलॉजी के अंदर, फिर मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ फिर दुनिया की हर कंपनी आएगी फोल्डेबल फ़ोन को लेके। तो यार ये बात हो जाती है
इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे Xiaomi ने कंफर्म कर दिया है कि जो Xiaomi है ना वो इंडिया में एक भी अपना जो ब्लॉक्ड ऐप्स है वो अवेलेबल नहीं करवाएगी। ऑफिशियल कंफर्मेशन है Xiaomi की तरफ से। इसके साथ ही जो MIUI की जो क्लीनर ऐप होती है ना वो क्लीन मास्टर की डेफिनेशन का यूज़ नहीं करेगी, वो ऑलरेडी हटा दी गई जितने भी फ़ोन्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। और नया MIUI वर्जन जो है ना वो भी आने वाला है। उसके अंदर सिर्फ डिले इसलिए हो रहा है, यानी कि MIUI 12 को अपडेट लाने में सिर्फ डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर से काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन बना रहे हैं और इंडिया स्पेसिफिक स्पेशल MIUI आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि Xiaomi का MIUI डेवलप हो रहा है और आपको जितने भी फ़ोन आप इंडिया में बिकते हुए देखने को मिलेंगे Xiaomi के, उसके अंदर जो क्लेम किया जा रहा था ना आपको मी कम्युनिटी ऐप वो देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी बैंड ऐप्स देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि कोई भी अगर हम ऐप्स की बात करें जैसे कि क्लीन मास्टर का डेफिनेशन जो यूज़ किया जाता है क्लीनर ऐप के अंदर तो वो भी देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी जो चीज़ें ना आपको बाहर की यूनिट्स में देखने को मिलेंगी, यानी कोई आदमी को चाइना में अगर अपना फ़ोन खरीदता है तो उसके अंदर ये सारी ऐप्स होंगी। अगर आप किसी और कंट्री में जैसे यूरोप में खरीदते हो या किसी दूसरी कंट्री में जाके खरीदते हो तो उसमें आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। इंडिया स्पेसिफिक जितनी भी चीज़ें ना वो आपको एक स्पेशल MIUI के वर्जन में देखने को मिलेंगी। इवन एक अपडेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यार ये बात हो जाती है, मतलब Xiaomi का अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट माने कि जितने भी फ़ोन्स उनके ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है सबके अंदर अपडेट आएगा। काफ़ी सारे फ़ोन्स में आ चुका है, काफ़ी सारे फ़ोन्स में आना बाकी है। उसके बाद से जो ऐप बैनिंग की और एप्लीकेशन की जो सिचुएशन है ना वो रिमूव हो जाएगी। और जो दूसरी चीज़ है ना वो ये हो जाएगी कि अब से जितने भी फ़ोन आप खरीदोगे मार्केट में सबके अंदर आपको जो बैंड ऐप्स होती है ना वो देखने को नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये बोला है कि जहाँ सिक्योरिटी वगैरह की बात आती है तो उन्होंने बोलता है कि 100% जो डेटा जो सिक्योरिटी होती है वो उसे प्रायोरिटाइज करते हैं और 2018 के बाद से जितना भी जो डेटा होता है ना वो सारा इंडिया में रखा जाता है इंडियन यूज़र्स का, वो बाहर किसी और कंट्री या किसी और कंपनी के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो यार ये बात हो जाती है। खैर देखते आगे कहानी क्या बनती है, लेकिन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि आज के समय में जो प्राइवेसी है ना वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा रही है। और इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे जो OnePlus Nord के अंदर जो डिस्प्ले का इशू आ रहा था तो मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। एग्जैक्टली क्या है कि जो डिस्प्ले के अंदर जो टिंट इशू आ रहा है ना ये सिर्फ OnePlus के फ़ोन से लिमिटेड नहीं है, ये जितनी भी एमोलेड स्क्रीन वाले फ़ोन्स होते हैं ना जिनमें हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है सब में ये चीज़ लिमिटेड होती है। OnePlus 8 Pro के अंदर भी आपने ये चीज़ देखी थी। इवन पिछले साल ROG Phone 2 लो को इतना मालूम नहीं है लेकिन उसके अंदर भी ऐसा डिस्प्ले टिंट का इशू आया था। इवन यही एक रीज़न है कि जो सैमसंग है ना वो क्वाड HD+ रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज अपने फ़ोन के अंदर नहीं देती। Note 20 अल्ट्रा में भी क्वाड HD+ रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि वहाँ पे कलर्स वगैरह के इशू आते हैं और लो ब्राइटनेस पे ये चीज़ आपको विजिबल होती है। इवन OnePlus 7 जो आया था वहाँ पर भी चीज़ देखने को मिली थी कि लो ब्राइटनेस लेस लेवल पे आपको टिंट इशू देखने को नहीं मिल रहा लेकिन फ्लिकरिंग देखने को मिल रही है। तो इस टाइप की चीज़ें होती है 5-10% ब्राइटनेस पे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेस विजिबल होती है। आप इस चीज़ को आंखों से नोटिस नहीं कर सकते। ये एक बात हो जाती है। और इसी के साथ ही एक और बात बता देना चाहूँगा कि इवन ROG Phone 3 है जो भी आ रहा है मार्केट में धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हुआ है तो उसके अंदर एक हिडन ऑप्शन होता है 160 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का, लेकिन वो एक अनस्टेबल रिफ्रेश रेट है। वहाँ पे अगर रिफ्रेश रेट किसी ने सेट कर दिया और उसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दिया तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपको इशू देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो ये जो चीज़ है ना ये मोबाइल स्पेसिफिक नहीं है, ये एमोलेड के साथ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। और यही एक रीज़न है कि एमोलेड के साथ हाई रिफ्रेश रेट टेक्नोलॉजी एप्पल अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। एप्पल थोड़ा वेट करता है कि टेक्नोलॉजी जब तक स्टेबल हो जाए और जैसी वो स्टेबल हो जाएगी वैसे ही वो अपने फ़ोन्स के अंदर डाल के देगा। ये एक बात है। इसके साथ ही एप्पल को लगभग 7 साल लग गए थे अपने फ़ोन के अंदर सिर्फ 60 हर्ट्ज वाला एमोलेड डालने के लिए। अब देखने वाली बात है कितना टाइम लगता है 120 हर्ट्ज वाला एमोलेड डालने के लिए, क्योंकि इस टाइप के इशूज़ है ना वो होते हैं और एमोलेड के साथ एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। और इवन Realme X2 Pro और इसके साथ भी लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया जिसके अंदर 60 हर्ट्ज से ज़्यादा का रिफ्रेश होता है एमोलेड डिस्प्लेस के अंदर। तो अगर आपके पास अगर ऐसा कोई फ़ोन है ना तो लो ब्राइटनेस करके उसको एक बार चेक कर लेना, हो सकता है उसमें भी चीज़ हो। मतलब 100% नहीं होगी लेकिन ज़्यादा चांसेस उसमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ ही ये भी पता चला है कि iQOO 5 एक नया स्मार्टफोन आने वाला है बहुत ही जल्दी। 120 वॉट की चार्जिंग होगी, वो दुनिया का सबसे तेज़ी से चार्ज होने वाला फ़ोन होगा। मतलब 15 मिनट के अंदर 4000 mAh की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, 5 मिनट्स के अंदर 50% चार्ज हो जाएगी। इसके साथ ही पता है इसमें स्नैपड्रैगन 865+ होने वाला है। ये भी पता है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, इसके साथ ही होल पंच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। कैमरास के अंदर शायद इसके अंदर कोई स्पेशल सेंसर यूज़ किया जाएगा। फिलहाल के लिए फ़ोन अभी इंडिया में यूज़ नहीं होने वाला है, मतलब इंडिया में अभी लॉन्च नहीं होने वाला है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में फ़ोन आया है तो क्या ख़रीदने लायक है या नहीं।
और मेरे को लगता है कि इस फ़ोन को लाना चाहिए क्योंकि iQOO 3 को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, बाहर काफ़ी ज़्यादा कमाल के फ़ोन्स लॉन्च कर रही है, तो यार ये बात हो जाती है। इसके साथ ही बात करें फाइनली तो माइक्रोसॉफ्ट की एक्स क्लाउड एक गेमिंग सर्विस है जो कि इंडिया में अभी लॉन्च होने वाली है, मतलब कह रहे हैं कि सितंबर में उसका लॉन्च हो सकता है। फिलहाल के लिए बीटा में थी, मैंने इसका बीटा यूज़ किया था, लेकिन बाहर के किसी सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है, VPN का यूज़ करके इसे चलाना पड़ता है। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी के पास मोबाइल फ़ोन वगैरह तो उसमें आप इस पर एक्सबॉक्स के गेम्स का मज़ा ले सकते हो, लेकिन ये iOS होता है ना, उसके अंदर ये चीज़ अवेलेबल नहीं, सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर अवेलेबल। और एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर अगर आप गेम खेलना चाहते हो एक्सबॉक्स के, मतलब बिना इंस्टॉल करे इंटरनेट का यूज़ करके, तो वो चीज़ पॉसिबल है। ये चीज़ अब धीरे धीरे रोल आउट होने वाली है, एंड्रॉयड में आएगी 15 सितंबर के बाद से, शायद एक डेट है वहाँ से, उसके बाद से ये चीज़ पेड हो जाएगी और उसका जो रोल आउट है वो लाइव हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है क्या ये सर्विस इंडिया में आ पाती है और इंडिया में क्या कारगर साबित हो पाती है या नहीं, ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ होगी देखने वाली। और इसके साथ फाइनली है कि यूट्यूब पे क्या है कि आजकल के समय में एक बिटकॉइन स्कैम चल रहा है। आप लोगों को मालूम है कैरी मिनाटी का कैरीज लाइव जो दूसरा गेमिंग चैनल है वो अभी हैक हुआ था, लेकिन वो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है तो उसकी आवाज़ यूट्यूब जल्दी सुनता है और इसलिए क्या होता है कि उसका जो चैनल वो रिकवर हो गया। लेकिन एक और काफ़ी पॉपुलर चैनल है जिसका नाम है फ्रंट पेज टेक, जिसने सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव न्यूज़ दी थी और आखिरी वीडियो जो उस चैनल पे था ना वो था एप्पल ग्लास का, क्योंकि एप्पल ग्लास की जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी ना वो आपको उस चैनल ला कर दे दी। उसके बाद से वो मतलब एक तरह से डेट पड़ा था या फिर मैं कहूँ थोड़ा सा रुक गया था, उसके बाद से उस पर वीडियोज़ आना स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन वो पूरा का पूरा चैनल हैक हो गया और आज के समय से उसे यूट्यूब से भी उड़ा दिया गया। और जब वो हैक हुआ था ना तब उसके ऊपर एक जो बिटकॉइन स्कैम होता है ना सेम वही चल रहा था। तो देखा जाए तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अभी उस एक चीज़ को कोई फिक्स नहीं कर रहा है, अभी भी यूट्यूब की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है और किसी का भी अगर यूट्यूब अकाउंट है ना तो वो हैक हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल है, अगर आपने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्लोज करनी रखी है अपने यूट्यूब वाली और उसका पासवर्ड भी अगर बदलते रहते हो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाल रखा है, तो उसके बाद भी बैक एंड से ये चीज़ हो सकती है और यूट्यूब भी इसके अंदर कर नहीं पा रहा है। यानी कि अगर आप बहुत बड़े क्रिएटर हो, मान लो अगर आप छोटे से क्रिएटर हो, आपने बड़ी मेहनत से एक चैनल बनाया और वो रातों रात हैक हो जाए और हैक होने के बाद बिटकॉइन स्कैम चल जाए, उसके बाद वो चैनल डिलीट हो जाए, उसको रिकवर करने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। कैरी मिनाटी सबसे बड़ा क्रिएटर था, उसकी मदद यूट्यूब ने हल कर दी, लेकिन काफ़ी सारे और भी क्रिएटर्स हैं जो इस प्रॉब्लम से मतलब जूझ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि यूट्यूब को चीज़ फिक्स करनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले तो ये किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे चैनल्स हैं वो इससे इम्पैक्ट ना हो, तो इस चीज़ को बंद किया जाए। और अगली चीज़ ये है कि फिर जितने भी चैनल इससे इफेक्ट हुए हैं ना सबको धीरे धीरे करके या फिर जल्दी से जल्दी मेरे हिसाब से तो दोबारा से लाइव कर दिया जाए जैसी स्टेट में वो पहले से थे, क्योंकि यूट्यूब के पास ये पावर रहती है कि अगर कोई चैनल डिलीट हो गया, कोई वीडियो डिलीट हो गया तो वो उसे वापस ला सकती है। जी हाँ, ये चीज़ भी होती है। तो यार ये बात हो जाती है इस बारे में। चलिए अब बात करते हैं आप लोग कुछ कमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कमेंट है ना वो ये है कि डॉल्बी विजन को एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन कीजिए। तो यार डॉल्बी विजन एक HDR का फॉर्मेट है, यानी कि उसके अंदर आपको कंट्रास्ट रेशो अच्छे से देखने को मिलेगा, ब्राइट चीज़ ज़्यादा ब्राइट होगी, डार्क चीज़ ज़्यादा डार्क होगी, और जो है ना कि आपको जो कलर्स होते हैं ना वो थोड़े आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, यानी कि कलर में डेप्थ होगी, कलर के अलग अलग शेड्स होंगे। बोलकर तो इसी तरीके से समझाया जा सकता है, अगर आप कोई कंटेंट डॉल्बी विजन पे देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और इसके साथ ही बात करें तो ऋतुजा वागे का सवाल है कि शुड आई वेट फॉर Redmi Note 10 सीरीज और बाय Redmi Note 9 Pro। मेरे सजेशन ये होगा कि Note 10 सीरीज़ का वेट मत करो, Note 9 Pro ले लो, काफ़ी बढ़िया फ़ोन हो जाता है। और आदित्य साहू भाई का फिर से सवाल है कि सजेस्ट मी एनी थिन एंड लाइट लैपटॉप एट द प्राइस ऑफ 80K to 100K, जो कि अभी Zephyrus C14 रिलीज़ हुआ ना, आप उसको ट्राई कीजिए। वो थिन भी है, लाइट भी और पावरफुल भी है, तो आपको काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा। मतलब यानी कि अगर आपको विंडोज़ में एक पावरफुल मशीन चाहिए थिन एंड लाइट तो Asus का जो Zephyrus सीरीज़ हो जाती है वो एक अच्छी चॉइस है। लेकिन अगर मैक से काम चला सकते हो ना तो 1 लाख रुपये के अराउंड में आपको मैकबुक भी अच्छे से देखने को मिल जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल। अगर ऐसे आपका कोई सवाल सुझाव कुछ भी है तो नीचे कमेंट सेक्शन खोला, कुछ जो पूछना पूछ सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।